नमस्कार बच्चों। कल हमने हाइपोथेसिस का टॉपिक चालू करा था और इसी संदर्भ में हम आज आगे बढ़ते हैं अपना हाइपोथेसिस की बाकी के चीज़ें डिस्कस करने के लिए। कल हमने देखा था कि हाइपोथेसिस किसे कहते हैं और हाइपोथेसिस में हमें क्या क्या चीज़ें देखनी हैं। आज हम सबसे पहले देखेंगे कि एक अच्छी प्राकल्पना की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो अच्छी प्राकल्पना की कुछ मुख्य विशेषताएं होती हैं, जिनमें सबसे पहली विशेषता है क्लैरिटी या स्पष्टता। जो भी प्राकल्पना होती है उसमें पूरी तरह से अवधारणा की स्पष्टता होनी चाहिए तथा भाषा की स्पष्टता होनी चाहिए। जहाँ तक भी संभव हो विशिष्ट शब्दों की परिभाषा और व्याख्या भी की जानी चाहिए। तो हमें ये देखना है कि किस तरीके से क्लैरिटी या स्पष्टता इसके लिए ज़रूरी है। उसके बाद आता है प्रयोग सिद्धता यानी एम्पिरिकल रेफरेंस। अब किसी भी प्राकल्पना में इस प्रकार की अवधारणाओं का प्रयोग होना चाहिए जिनकी सत्यता की जांच वास्तविक तथ्यों के आधार पर की जा सके, ना कि हम किसी भी अन्य तथ्य के स्थान पर उसकी जांच कर सकें। मान लीजिए प्राकल्पना में किसी नैतिकता की या फिर किसी आदर्श को प्रस्तुत करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए और हमें इसमें अच्छे बुरे इस तरह के शब्दों का खासकर प्रयोग करने से बचना चाहिए। मतलब हमें सब्जेक्टिव नहीं होने की ज़रूरत होती है, इसके अंदर सब्जेक्टिविटी नहीं आनी चाहिए। उसके बाद अन्य एक महत्वपूर्ण विशेषता है स्पेसिफिसिटी, है ना, विशिष्टता। स्पेसिफिसिटी मतलब एक प्राकल्पना को अध्ययन विषय के किसी विशिष्ट पहलू से संबंधित होना चाहिए। सामान्य शब्दों में व्यक्त की गई प्राकल्पना का परीक्षण करना कठिन होता है एवं उसका क्षेत्र भी अनिश्चित होता है और विस्तृत होता है। तो ऐसी प्राकल्पनाएं तथा संकलन की दृष्टि से अनुपयोगी होती हैं। वो इतनी ज़्यादा यूज़फुल नहीं होती हैं, फ़ायदेमंद नहीं होती हैं। इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि उपयोगी अध्ययन के लिए हम छोटी छोटी प्राकल्पनाएं बनाएं या विशिष्ट प्राकल्पनाएं बनाएं। विशिष्ट मतलब स्पेसिफिक प्राकल्पनाएं बनाएं और ये प्राकल्पनाएं हमें तथ्यों के संकलन में और शोध को व्यवस्थित करने में भी हेल्प करेंगी या सहयोग करेंगी। उसके बाद हम कहेंगे कि जो हाइपोथेसिस है इट शुड बी रिलेटेड टू अवेलेबल टेक्निक्स। जो भी हमारी उपलब्ध प्रविधियां से संबद्ध होनी चाहिए। अब क्या बात होती है बच्चों की, प्राकल्पनाओं का निर्माण करते समय हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि उनकी सत्यता की परख उपलब्ध प्रविधियों के द्वारा हो सके। अब उसके लिए यह ज़रूरी होता है कि जो भी रिसर्चर है या अनुसंधान करता है उसको उपलब्ध प्रविधियों की जानकारी हो। जब तक उसको ये जानकारी नहीं होगी तब तक वो आगे इस तरीके का अपना रिलेटेड टू अवेलेबल टेक्निक्स नहीं जोड़ पाएगा। तो ऐसी प्राकल्पनाएं अनुसंधान की दृष्टि से ठीक नहीं मानी जाती हैं जिनके परीक्षण के लिए हमारे पास प्रविधियां उपलब्ध नहीं होती हैं। तो इस संबंध में गुडे एंड हैट, जो कि एक मशहूर समाजशास्त्री के जिन्होंने काम करा है, उन्होंने कहा है कि जो सिद्धांतकार यह नहीं जानता है कि उसकी प्राकल्पना की जांच के लिए कौन कौन सी प्रविधियां उपलब्ध हैं, वह उपयोगी प्रश्नों के निर्माण में असफल रहता है। इसलिए हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि विच आर द अवेलेबल टेक्निक्स विच कैन बी यूज्ड इन दिस रिगार्ड। अगला है बच्चों रिलेटेड टू बॉडी ऑफ थ्योरी, कि सिद्धांत समूह से
संबंधित होनी चाहिए हमारी प्राकल्पना। गुडियन हैट के अनुसार सामाजिक अनुसंधान के कई विद्यार्थी होते हैं जो इस नियम की अवहेलना करते हैं, जो इस नियम का ठीक तरीके से पालन नहीं कर पाते हैं और उसकी वजह से हमारी जो परिकल्पना है वो इतनी ज़्यादा रुचिकर और आकर्षक कई बार नहीं लग पाती है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि अनुसंधान कार्य पूर्व प्रचलित किसी सिद्धांत को गलत प्रमाणित करने अथवा उसकी पुष्टि करने या उसे संशोधित करने में सहायक है या नहीं है, सहायक होगा कि नहीं होगा, इस चीज़ का भी हमें भली भांति ध्यान रखना है। और उसके बाद एक बहुत ही आसान वाला एक कैरेक्टरिस्टिक है सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी अर्थात सरलता। अब जैसे कि नाम से ही विदित है, एक उत्तम प्राकल्पना में सरलता का गुण होना चाहिए, है ना। सरलता का गुण इंसान में भी होता है कि हम सरल स्वभाव के हैं। कई बार आपने सुना होगा कि किसी व्यक्ति के स्वभाव को लेकर भी हम कहते हैं कि बहुत ही वो सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। तो इसी प्रकार जो हम प्राकल्पना बनाएंगे वो भी बहुत सरल और सिंपल होनी चाहिए। उसमें अनावश्यक रूप से अधिक कारकों को नहीं स्थान दिया जाना चाहिए या वो बहुत ज़्यादा जटिल नहीं होनी चाहिए या परीक्षण के अयोग्य नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार हमें यह देखना है कि किस प्रकार से जो परिकल्पना है वो सिंपल ही हमको रखनी है। तो ये सब तो हो गए हमारे प्राकल्पना से रिलेटेड क्वालिटीज़ की क्या क्या अच्छी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। टाइप्स मतलब किस किस तरह के परिकल्पना के प्रकार होते हैं। उसके लिए मेनली हम 2 प्रकारों के या 3 प्रकारों की बातें करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि अनुभवात्मक समानताओं से संबंधित, रिलेटेड टू एम्पिरिकल यूनिफॉर्मिटीज़, वो वाली प्राकल्पनाएं जो कि अनुभवात्मक समानताओं से संबंधित हैं, और दूसरी हैं जो कि जटिल आदर्श प्रारूपों से संबंधित हैं, कंसर्न विद कॉम्प्लेक्स आइडियल टाइप्स। तो ये 2 तो हमारी मेन है। उसके अलावा एक और है जो कि रिलेटेड टू एनालिटिकल वेरिएबल्स या फिर विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित है। अब कुछ परिकल्पनाएं जो हैं वो विश्लेषणात्मक चरों के संबंध से भी संबंधित होती हैं। जैसे कोई भी सामाजिक घटना अनेक कारणों का परिणाम होती हैं, फिर भी उनमें से कोई एक कारक ही मुख्य कारक होता है और बाकी के जो कारक होते हैं वो सहायक कारक होते हैं, असिस्टेंट जिसे कहते हैं ना, सहायक जो हेल्पर होते हैं उस तरीके के होते हैं। मान लीजिए हम कहेंगे बाल अपराध के लिए मनोविश्लेषणवादी सिद्धांतकार मानसिक विकृति और दुर्बलता को तो वंशानुक्रमणवादी बुरे वंश को उत्तरदायी मानते हैं। मतलब अलग अलग कारक हो सकते हैं। मान लीजिए साइकोलॉजिकल फैक्टर्स अलग हो सकते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स अलग हो सकते हैं। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कौन से फैक्टर्स जो हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और कौन से फैक्टर्स जो हैं वो बाद में आते हैं। अब इनके अलावा कुछ एक जो परिकल्पनाएं होती हैं वो सकारात्मक कथनों से भी संबंधित हो सकती हैं। कुछ एक परिकल्पनाएं जो हैं वो नेगेटिव स्टेटमेंट्स से भी रिलेटेड हो सकती हैं। अब नेगेटिव स्टेटमेंट्स मतलब कि मान लीजिए हम कहेंगे कि लड़कियां लड़कों से ज़्यादा अव्वल आती हैं, तो इस तरीके से हम किसी एक को ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं, या फिर वो शून्य कथनों से भी संबंधित हो सकती हैं। दे मे बी रिलेटेड टू नल स्टेटमेंट्स ऑल्सो। और लास्टली
काम चलाऊ प्राकल्पना भी हो सकती है, वर्किंग हाइपोथेसिस भी हो सकती है। तो ये हमने देखा कि किस तरीके से परिकल्पनाएं जो हैं वो हो सकती हैं भिन्न भिन्न, और उनके क्या क्या टाइप्स होते हैं। धन्यवाद।